मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला के क्रम में पढ़ा था कि सभी स्वर वर्ण होते हैं और अक्षर भी होते हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों में से यदि स्वर का लोप होता है तो वो वर्ण तो होते हैं, अक्षर नहीं होते, और यदि स्वर मिला होता है तो वो अक्षर होते हैं, वर्ण नहीं रहते। आज हम इस वीडियो में अक्षर के बारे में कुछ और जानते हैं। अक्षर है क्या? जब किसी एक ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक झटके में करते हैं तो उसे हम अक्षर कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि सभी स्वर अक्षर होते हैं और स्वर मिले हुए जो व्यंजन होते हैं वो अक्षर होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्वरों की व्यंजनों की जो अक्षर और बनते हैं वे स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। एक अक्षर वाले शब्द और दो अक्षर वाले शब्द। अब शब्द है तो दो अक्षर वाले शब्द कैसे बनेंगे? एक अक्षर वाले शब्द जैसे जहां स्वर हमको मिल गया, आ, ये स्वर है तो एक अक्षर अपने आप है। लेकिन जब हम बोलते हैं जा, जा के साथ आ है, यानी व्यंजन और स्वर, तो व्यंजन और स्वर अगर रहेगा तब भी हमारा क्या होगा? एक अक्षर होगा। केवल स्वर रहेगा तब भी एक अक्षर रहेगा। अब, आज, अ, ब, इसमें स्वर, व्यंजन और स्वर। आज, आ, स्वर, व्यंजन और फिर ज में स्वर। तो ये क्रम जब हमारा रहेगा तो एक अक्षर होता चला जाएगा। क्यों? क, य, व्यंजन, इसमें ओ स्वर, क, य, व्यंजन, इसमें आ स्वर। तो ये हमारा एक अक्षर होगा। इसमें दो वर्ण दिख रहे हैं, लेकिन तीन वर्ण दिख रहे हैं, क, य और आ। क, य और ओ तीन वर्ण हैं, लेकिन अक्षर एक है। इसी प्रकार घर, देर, सांप, इनमें अंत के स्वर वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर रहे हैं। घ के बाद जो अ स्वर है इसका उच्चारण है, लेकिन बाद में र के बाद जो उच्चारण स्वर का है वो नहीं हो रहा है, झटके में हो रहा है। इसलिए ये सभी एक एक अक्षर वाले शब्द हैं। इसी तरह से प्यास, प्रेम, स्त्री, स्क्रू, इनके उच्चारण में जो क्रम आ रहा है, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन और स्वर। कैसे? स, त और र, ये तीन व्यंजन है और अंत में स्वर। व्यंजन वर्णों के बाद जब हमें स्वर मिला तभी हमारा एक अक्षर पूरा होता है। स, क, र और उ, यहां तीन व्यंजन वर्णों के बाद आकर हमको उ स्वर मिल रहा है, इसलिए यहां भी एक अक्षर है। दो अक्षर कैसे बनते हैं? दो अक्षर वाले वर्ण हो जाएंगे अंत, और स्वर, और त का उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो त में स्वर यानी अ का भी उच्चारण कर रहे हैं, तो ये जो है ये दो अक्षर हो जाएंगे, और त, अ। इसी तरह से अस्त्र, अ एक अक्षर, और ये स, त और र व्यंजन है, लेकिन उसके बाद त्र का उच्चारण हम पूरा कर रहे हैं, अतः वहां दो अक्षर हो गया, त्र एक और अ एक, ये दो अक्षर वाले वर्ण हो गए। इसी तरह से संत और शांत, स, अंग, त और अ, ये हमारा जो क्रम है व्यंजन, स्वर
व्यंजन व्यंजन, क्योंकि जो अनुस्वार है वो त वर्ग के अनुसार, जब हम अनुस्वार को हटाएंगे तो यहाँ आधा न हो जाएगा, तो न और त ये दो वर्ण व्यंजन हमको मिलेंगे और अंत में त के बाद अ। तो इस तरह से इसका क्रम हो जाएगा व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन और स्वर। ठीक ऐसे ही शांत में भी है, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन और स्वर। तो जहां भी हमको व्यंजन वर्ण मिलते जाएंगे वहां हमारा एक अक्षर पूरा नहीं होगा, लेकिन जब व्यंजन के बाद स्वर मिल जाता है तो यहां हमारा एक अक्षर पूरा हो जाएगा। और जब तक हमें व्यंजन व्यंजन मिलते जाएंगे तब तक हमारा अक्षर पूरा नहीं होगा। जैसे शस्त्र, श के साथ अ स्वर है, इसलिए एक अक्षर ये हो गया, और स्त्र, स त और र के बाद अ आ रहा है, यानी एक अक्षर ये हो गया। उम्मीद है कि अब तक आप अक्षर के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब आते हैं स्वराघात क्या है। ये सारे प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बीएड में कई बार पूछा गया है। तो शब्दों का उच्चारण करते समय जब हम जिस वर्ण पर अधिक बल देते हैं, और ये बल अधिकतर स्वरों पर ही जाता है, इसलिए उसे हम स्वराघात कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जब हम ध्वनि निकालते समय स्वर वर्णों पर अधिक बल देते हैं तो उसे हम स्वराघात कहते हैं। स्वराघात के लिए जैसे आ जब हम कहते हैं तो उसको बोलने में अधिक बल पड़ता है, तो ये हमारा स्वराघात हुआ। अब बलाघात क्या है? उच्चारण में किसी पद पर जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। एक पद में केवल जब एक अक्षर पर बलाघात होता है, जैसे जाति, दलील। जाति में जब हम देख रहे हैं तो इसमें किस पर बल पड़ेगा? जाति, जा और क में छोटी ई है, यानी हमारा जो बलाघात होता है वो हमेशा दीर्घ स्वर पर पड़ता है। यदि अनेक अक्षरों वाले पद में केवल एक ही दीर्घ अक्षर है तो बलाघात उसी पर होता है। जैसे दलील, इसमें दीर्घ अक्षर कौन सा है? ला में दीर्घ मात्रा मतलब बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा मतलब दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर है तो हमारा बलाघात किस पर होगा? ल पर। इसी तरह से पुरस्कार, पुरस और हमारा दीर्घ स्वर कहाँ मिल रहा है? कार, तो हमारा जो बलाघात होगा वो कार पर होगा। बलाघात मतलब जिस पर बल दिया जाए। यदि किसी अक्षर में महाप्राण ध्वनि या अक्षर गुच्छ हो तो बलाघात पहले अक्षर पर होता है। महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? महाप्राण ध्वनि प्रत्येक वर्ग का, जैसा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग हमने बताया था ना, तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा वर्ण होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। सॉरी, दूसरा और चौथा वर्ण। यहां पे घ, गधा, ध क्या है? चौथा वर्ण है। ग, त, थ, द, ध चौथा वर्ण है, तो ये महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। तो क्या कह रहा है बलाघात का नियम कि जब महाप्राण की ध्वनि हो
तो उससे पहले अक्षर पर होगा, यानी ग पर हमारा जो बलाघात होगा होगा गधा। इसी तरह से जब अक्षर गुच्छ, अक्षर क एक अक्षर, थ एक अक्षर और न एक अक्षर, यानी इसमें 3 अक्षर हैं क्योंकि तीनों के साथ स्वर मिला हुआ है, तो इसमें बलाघात हमारा कहाँ जाएगा? क पर। कथन, थन को हम जल्दी बोलते हैं लेकिन क पर हमारा बल जाता है। तो साधारण सी बात हुई कि जब स्वर वर्णों पर दीर्घ स्वर होते हैं उन पर आघात पड़ता है, बल पड़ता है, इसलिए उसे स्वराघात कहते हैं। और जब अक्षरों पर बलाघात, किसी पद में विशेष अक्षर पर बलाघात पड़ता है जो दीर्घ अक्षर, दीर्घ वर्ण होता है उस पर, तो दीर्घ स्वरों पर ही बलाघात पड़ता है। अब हम आते हैं कि अकर्मक से सकर्मक जब बनाते हैं या सकर्मक से प्रेरणार्थक बनाते हैं, तो जो हमारा बलाघात होता है, जब हम अकर्मक से सकर्मक बनाते हैं तो पहले पर आ जाता है। जैसे बना क्रिया है और इसको जब हम बनाना यानी सकर्मक क्रिया में बदलते हैं, बना अकर्मक क्रिया है, बनाना सकर्मक क्रिया है, तो जब हम बनाना करते हैं तो ना क्या हुआ? यहां पे हमारा बलाघात आता है। और जब हम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, बनवाना, तो यहां पे हमारा जो बलाघात हो जाएगा वो कहाँ आ जाएगा? वाना पर। सामासिक पदों में बलाघात प्रायः दूसरे भाग पर आता है, जैसे हथकड़ी, इसमें कड़ी पर बलाघात आता है। मच्छरदानी, तो दानी पर बलाघात होगा। ये तो अक्षरों पर बलाघात हुआ शब्दों के अंदर। अगर हम वाक्य पर बलाघात देखें तो बलाघात यानी कि जिस पर बल पड़ता हो तो वाक्यों का अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे तुम जाओ, तुम जाओ, मतलब जब हम तुम पर बल देते हैं इसका मतलब हुआ कि कोई जाए या ना जाए लेकिन तुम जाओ। और अगर हमारा बलाघात दूसरे शब्द पर पड़ता है, जैसे तुम जाओ, यानी कि यहां पे तुम यहां रुको मत, चले जाओ, ये अर्थ हुआ। तो बलाघात जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार का हमारा आशय निकलेगा जो हम कहना चाहते हैं। अनुतान क्या है? अभी तो हमने स्वराघात बलाघात जाना, अनुतान क्या है? बोलते समय वाक्य पर जो सुर में उतार चढ़ाव आता है उसे हम अनुतान कहते हैं। अनुतान के कारण हमारे कथन में शब्द वही रहते हैं, अक्षर वही रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे यह एक बहुत अच्छी तस्वीर है, ये एक सामान्य कथन है, यह एक बहुत अच्छी तस्वीर है, एक साधारण कथन हो गया, स्पष्ट है। अब इसी शब्दों को हम अगर बोलें इस तरह, ये एक अच्छी तस्वीर है, मतलब कि यहां प्रश्नवाचक बन रहा है। बिना किसी शब्द को बदले जब हम अपने सुर लय में परिवर्तन कर देते हैं तो ये सामान्य से प्रश्नवाचक बन जाता है। इसी तरह यह बहुत अच्छी तस्वीर है, यहां हमारा जो सुर लय बदल गया तो ये विस्मय का भाव देने लगा। तो इसी जो सुर का उतार चढ़ाव है इसी को हम अनुतान कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शब्द के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।